तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 और हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। रियली में ये प्रिंसिपल्स तुम्हें रियल लाइफ में भी काम आएंगे, साथ में एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज 14 प्रिंसिपल है जिनको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट टाइम लग सकता है। वीडियो लंबी बट एंड तक देखना, स्किप मत करना कुछ भी। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए, जो कि इन्होंने क्लास अपनी बुक में लिखे, जिसकी वजह से क्लास आज बहुत सारे मैनेजर्स सक्सेसफुल हैं इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। बेसिकली क्लास होता क्या है, जब कोई इंसान अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करता है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल बन गया, तो उससे पूछा जाता है भैया कि आपने ऐसा क्या क्या किया, किन बातों को आपने फॉलो किया। तो क्लास इनसे पूछा गया। इन्होंने क्लास 14 प्रिंसिपल्स दिए क्लास, जो बहुत हेल्पफुल है, जो क्लास अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। 29 जुलाई 1841 को क्लास ये पैदा हुए इस्तांबुल टर्की में। और इन्होंने एक बुक लिखी। देखो इसमें ये काम की है कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक लिखी, हेनरी फेयोल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने इस बुक में क्लास कुछ प्रिंसिपल्स लिखे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ही बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। ये फेमस हुए किस नाम से? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। बिकॉज इन्होंने कंपनी को इस ऊंचाई पे पहुंचाया अपने इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो क्लास आपको भी हेल्प करेगा और सबको पता भी होना चाहिए। तो इनके प्रिंसिपल में ये है क्लास 14 के 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, डिसिप्लिन, ऑर्डर, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इनिशिएटिव, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेंज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्पिरिट, डीकॉप्स और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक करके सारे के सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये प्रिंसिपल बिजनेस में किस तरीके से आपको भी हेल्प कर सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से समझ आ रहा होगा, हेनरी फेयोल साहब ने कहा कि जो टोटल वर्क है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो और एक इंसान को सिर्फ एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, हिज एक्सपर्टाइज, हिज इंटरेस्ट, ताकि वो बार बार वही काम करते करते एक्सपर्ट हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए अपने काम में, कंपनी का वेस्टेज ना करे रिसोर्सेज का, और समय पे काम को पूरा करके दे सके। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा क्लास, जो वो बंदा स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम के अंदर, और अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप नहीं करते तो क्लास परेशान हो जाएगा, एक ही इंसान को सारा काम दे दोगे तो दिक्कत होगी। पढ़ते हैं क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट एंड वन पर्सन इज टू असाइन ओनली वन वर्क मैचिंग टू हिज स्किल्स, qualification, interest and experience. This leads to specialization and improve efficiency. Specialize हो जाएगा अपने काम में और resources का wastage नहीं करेगा। Consequences यानी कि परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप consequences of violation, मतलब अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, मैंने आपको सिखाया भाई डिवीजन ऑफ वर्क में आप कोई काम करा रहे हो वर्कर से तो एक ही काम मत दो, काम को पहले 3-4 हिस्से में बांट दो, एक इंसान को एक ही काम दो, बस सिंपल सी बात है। तो एक काम दोगे तो उसी काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और क्लास समय कम लेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट कम करेगा। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, कहते हैं नहीं एक ही इंसान को दे दो सारा काम वो करेगा, तो होगा क्या? लैक ऑफ एफिशिएंसी, वो रिसोर्सेज को वेस्टेज करेगा। चेंज इन चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि क्लास यहाँ पे ये क्लास चांसेस है, ठीक है, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी ऐसा भी हो सकता है कि काम डुप्लीकेट, अब एक इंसान को एक ही काम दोगे तो उसे पता होगा मेरा ये काम है, सारा काम एक इंसान को दे दिया तो वो सेम काम कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। नो स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, वो सब कुछ करेगा तो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, और क्लास ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हासिल करने में देरी होगी। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के वायलेशन। अब केस स्टडी में आपको वायलेशन पूछ सकता है कि ये सब वायलेशन है, बताओ ये किस प्रिंसिपल का वायलेशन है? किस प्रिंसिपल का वायलेशन है क्लास? डिवीजन ऑफ वर्क का। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। पावर जो आपको मिलती है अथॉरिटी, मैंने पार्ट 1 में ही बताया था आपको। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है क्लास? आपको जो जिम्मेदारी दी होती है, आपको जो टास्क दिया होता है। ये कहते हैं किसी इंसान को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो
तो उसी के मैचिंग की आप अथॉरिटी भी दो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ओब्लिगेशंस टू कंप्लीट दिस जॉब ऑन टाइम, यानी कि आप काम को समय पे पूरा करो, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ डिसीजंस लेने होंगे, तो हम तुम्हें वो डिसीजन लेने का हक देते हैं, ठीक है। मान लो क्लास में किसी को एक मीटिंग में भेज रहा हूं, तो उस मीटिंग में जाएगा वो, वहां पे क्लास उसे कुछ डिसीजंस लेने होंगे, मैंने बोला भाई डिसीजन अपने हिसाब से ले लेना। एग्जाम्पल मैंने बोला भाई सेल्स को बढ़ाओ, तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैंने कि सेल्स को बढ़ाओ, लेकिन सेल्स बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ वर्कर को भी हायर करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अपने हिसाब से कर लो, तुम कैसे भी करना हो, बस मुझे तो भाई काम चाहिए। तो मैंने तुम्हें काम दिया और क्लास साथ में पावर भी दिया। तो ये कहते हैं काम और पावर दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ, लाइक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिया आपने, तो वो ओवर बर्डन फील करेगा वर्कर, और आपने पावर ज्यादा दे दिया तो पावर का मिस यूज करेगा, ठीक है। एक्सेस द अथॉरिटी लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू ओवर बर्डन। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजमेंट टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल ध्यान रखता है कि कोई अथॉरिटी का मिसयूज ना हो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर रहे। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने किसी को ज्यादा पावर दे दिया तो वो पावर क्या करेगा क्लास? मिसयूज करेगा। ओवरबर्डन ड्यू टू एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो ओवरबर्डन फील करेगा। डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, पावर कम है तो क्लास काम में क्या होगी? देरी होगी। अगर आप उसे पावर ही नहीं दोगे डिसीजन लेने का, तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा, काम में बहुत देरी होगी। थर्ड इज डिसिप्लिन। देखो यार, हर एक इंसान को लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली क्या होता है? ध्यान समझना, ये सारी बातें केस स्टडी में लिखी हुई आएंगी और आपको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये किस किस प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, बिकॉज बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी लगभग 50% का पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल। देखो यार, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो रूल रेगुलेशन है आपको उसे मानना है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आप किसी भी लेवल के लिए हो। सबके लिए रूल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। रूल इज इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए रूल सेम होते हैं। इट इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल। Superior and subordinate both have to maintain the discipline. This leads to systematic working in the organization and improve efficiency. Sometime organization may put penalty on employees when they do not maintain discipline. अगर आपने discipline maintain नहीं किया तो कई बार organization आपके ऊपर इस penalty भी लगाती है। तो discipline का मतलब क्या है? कि जो ओनर है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, दोनों अपने कमिटमेंट को पूरा करें, बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट। ये लाइन आती है क्लास केस स्टडी में कि मान लो कि मालिक ने बोला भाई तुम इतनी सेल अचीव कर लो, हम तुम्हें इतने रुपए का बोनस देंगे, प्राइस देंगे, ठीक है। तो भैया वर्कर को प्राइस और बोनस देना पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जैसे आप स्कूल में नहीं देखते सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, एक साथ ही एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं, क्लास स्टडी मटेरियल सबका सेम होता है, बिहेवियर मैम का सबके साथ सेम होता है, आप लोगों का सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है, डिसिप्लिन। पढ़ाई तो क्लास लेटे लेटे भी हो जाएगी, बट स्कूल में आप लेट के तो नहीं पढ़ते ना। पढ़ाई तो आप जीन्स में भी अगर स्कूल जाते हो तो भी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ने का कपड़े से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्लास एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है ताकि हर एक बच्चा क्लास खुद को इक्वल समझे और डिसिप्लिन से पढ़ाई करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? काम में देरी होगी, और दूसरी बात रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, क्योस होगा, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े, क्योस कंफ्यूजन, ये सारी चीजें होंगी। टेल ऑफ हेनरी फेयोल ने एक और प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे बॉस होते हैं। एक बॉस ने आपको कोई काम दिया कि भाई चलो ये काम करके आओ, आप जा रहे थे वो काम करने, रास्ते में एक और बॉस मिल गया, उसने बोला भाई चलो ये काम करके आओ, फिर आप जा रहे थे एक और बॉस रास्ते में मिल गया, उसने बोला ये काम करके आओ, तो आपको क्या क्या करोगे? आप किसी का भी काम नहीं करोगे और बहाना बना दोगे, सर आपका इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरा ने कुछ काम दे दिया था, दूसरे का इसलिए नहीं किया कुछ तीसरे ने काम, आप किसी का भी काम नहीं करोगे, आपको बहाना मिल जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे मैं किसका काम करूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है क्लास कि भैया आपको एक ही बॉस का सुनना है, आपको एक ही बॉस की सुननी है क्लास, तब कोई दूसरा बॉस काम ना दे, आप एक ही बॉस को सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई एक ही बॉस सबको ऑर्डर दे और वो सब काम करें, बिकॉज इफ he is receiving order from more than one boss, he will confuse and will not able to understand what whose order must be completed first. Consequences of violation, इस principle का जो violation होगा वो क्या होगा? Confusion in mind of subordinate,
अगर आप कई सारे बॉस ऑर्डर दे रहे हैं तो कोई काम नहीं कर पाएगा, बहाने बनाएगा, कंफ्यूजन होगा, किसका काम मैं पहले करूं, और क्लास डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं होगा, और साथ में ईगो क्लैशेस होंगे। ध्यान रखना, एक बॉस बोलेगा यार दूसरे बॉस की वजह से तूने मेरा काम नहीं किया, तो दोनों बॉस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ईगो क्लैशेस, एक घमंड आ जाएगा, एक अहंकार आ जाएगा कि यार इसका काम किया, इस बॉस का काम किया, मेरे बॉस का मतलब मेरे काम नहीं किया, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है यार, तूने मेरा काम नहीं करा। इस तरीके से दिक्कत होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ कमांड। कमांड एक ही की सुनो, ठीक है, मिलिट्री में होता है ना, कमांड एक ही देता है, सब लोग एक ही की कमांड सुनते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलो। आपने एक गोल बनाया, आप उसको हासिल करने चलो। आप लोग रियल लाइफ में इस प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। सोचते हो आज मैं इसे खत्म करूंगा, फिर आधे दिन में सोचते हो नहीं मैं दूसरा कुछ कर लेता हूं, तीसरा कुछ कर लेता हूं। नहीं, सारे लोग एक ही दिशा में चलेंगे और उस गोल को अचीव करेंगे, और वंस अ गोल इज अचीव तो ही आप दूसरे गोल की तरफ चलोगे। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड या वन यूनिट वन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द मेंबर्स and employees in the organization must be directed towards one goal, that is one unit one plan। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसी को अचीव करने के लिए सबको चलना है। एक बार वो गोल हो जाएगा अचीव, फिर आप दूसरे पे चलना। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो गोल अचीव नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, और क्लास रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। एंड डोंट वरी, आपको ऐसा लग रहा होगा सर सबॉयलेशन तो मेजरली सेम ही है, लेकिन क्लास हर एक पॉइंट अलग अलग है, आपको समझ आ जाएगा। हम केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के, सो चिंता की बात नहीं है। फिलहाल आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एक गोल पे सभी लोग चलेंगे, एक ही गोल में सब लोग अलग अलग दिशा में चलेंगे ना तो दिक्कत होगी। तो इसे कहते हैं क्लास एक ही दिशा में चलो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब सब लोग अलग अलग दिशा में चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे अचीव होगा? मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरा गोल कुछ और है, दूसरे गोल कुछ और है। हम सबका गोल एक ही होना चाहिए, वो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही हमारा गोल है, उसको अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फायदे में जाएगा तो कंपनी हमारी सैलरी बढ़ाएगा और हमें भी इंसेंटिव देगा, हमें भी फायदा होगा। छठा, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें होता क्या है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर एक इंसान ना अपने बारे में सोचता है। वो कहते हैं अपने बारे में मत सोचो, जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचो। मेरी बात समझना, मान लो क्लास कि मुझे क्या करना है, एक फ्लाईओवर बनवाना है। ठीक है, मुझे फ्लाईओवर बनवाना है एक, ओके ठीक है, बिहार में पता है ना क्लास का पुल गिर गया था अभी हाल फिलहाल में, तो ये मुझे फ्लाईओवर बनाना है। ठीक है, तो ये जो फ्लाईओवर बनाना है, इसके लिए जो मटेरियल आएगा, ये आएगा क्लास मान लो 20 करोड़ का, 20 करोड़ का सीमेंट आएगा। ठीक है, अब मैं गया दुकानदार के पास, मुझे दो लोग मिले। एक तो ए मेरा कजन है, ठीक है, ये मेरा ब्रदर है, ब्रो। ठीक है, ये कह रहा है भैया जो 20 करोड़ का मटेरियल है मैं आपको दे दूंगा 20 करोड़ में। ठीक है, ये कह रहा है मैं आपको 18 करोड़ में दे दूंगा। ठीक है, मेरे को बजट अनाउंस हुआ है 20 करोड़ का, 20 करोड़ रुपए लगने हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार 18 करोड़ रुपए जो है मुझे ये दे रहा है, लेकिन मेरा भाई मुझे 20 करोड़ रुपए दे रहा है। फिर भी क्योंकि वो मेरा भाई है, मैंने इसे ठेका दे दिया, मैंने इसको ठेका नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसको दे दिया कि तुम इस ब्रिज के लिए, फ्लाईओवर के लिए तुम माल सप्लाई करोगे 20 करोड़ में, भले ही थोड़ा घटिया माल लगा देना, लेकिन मुझे 2 करोड़ रुपए फालतू दे देना, क्योंकि मैंने तुमको टेंडर दिया है। तो मैंने क्या किया, इस पुल के बारे में, कंपनी के बारे में नहीं सोचा, आम जनता के बारे में नहीं सोचा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचा नहीं, मैंने अपने फायदे के लिए सोचा। पुल गिरता है गिरने, तो भाई मेरे को 2 करोड़ मिलेंगे ना, मेरा घर चल रहा है, ठीक है, दूसरा घर चले चले, मुझे क्या मतलब ऐसा, ऐसी सोच क्लास, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। भी अपने बारे में मत सोचो, आम जनता कंपनी के बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचो, खुद के गोल के बारे में मत सोचो। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपने घूस ले लिया और घूस लेके नुकसान करा दिया, घूस ले लिया आपने और किसी बेगुनाहगार को सजा दे दी, और जो क्लास पैसे वाला था वो बच गया बेचारा, गुनहगार जो है वो बच गया, और उसकी जगह किसी और, वो आपने देखा होगा ना मुन्ना भैया का, कि जो समाधि हमेशा किसकी दी जाती है, वो आपने देखा ही है वो सीन मुन्ना भैया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो समाधि बकरे की दी जाती है ना, बलि बकरे की दी जाती है, जो भी है XYZ। ठीक है, तो यही चीज़ है कि भाई अपने बारे में आपने नहीं सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। दूसरा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से सवाल आता है। ठीक है, मान लो क्लास की एक ये मैनेजर है और इसकी क्लास, इसको ना आज अपने गांव जाना है, कुछ काम है इसको, एक फैमिली फंक्शन है उसमें जाना है, घर में परिवार में किसी की शादी है। अचानक क्लास ये तैयार होकर निकलता है, कंपनी से फ़ोन आ जाता है कि भाई तुम्हें बहुत ज़रूरी है, अगर तुम नहीं आए तो हमारा बहुत नुकसान होगा तुम्हें। तो इससे क्लास अपने घर परिवार की पार्टी कैंसिल करके, गैदरिंग कैंसिल करके, फंक्शन कैंसिल, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना है, मतलब अपने बारे में नहीं सोच रहा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है। जैसे हमारे देश के जवान करते हैं ना, बहुत सारी मूवी में देखा होगा, फौजियों की शादी होती है और शादी के अगले दिन ही कॉल आ जाता है, या फिर राखी होता है अगले दिन ही कॉल आ जाता है वापस जाना है। शेरशाह भी आपने देखी होगी, उसमें भी ऐसा ही है, तो अगले दिन वापस जाना है कि नहीं, तो अगले दिन वो वापस चले जाते हैं, मतलब अपने गोल को सेक्रीफाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है,
According to this principle, individual goal is to be sacrificed for achievement of organization goal. Goal of individual must be directed towards the achievement of organization. हमारा गोल कुछ नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल के पीछे जाना है. ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट. हमें काम किस लिए करना चाहिए, हमें वो डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए हो. इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है क्लास, और इससे इंडिविजुअल और जो कोऑर्डिनेशन होता है इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में. मुझे सोचना है कि मुझे कंपनी को तरक्की पे लेके जाना. अगर कंपनी तरक्की पे जाएगी तो मेरा फायदा होगा. जैसे सिंपल सी बात है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा हर एक बच्चा कॉमर्स में अच्छे नंबर लेके आए, सब टॉप करें क्लास, सब अच्छे से पास हो, एक बच्चा भी कंपार्टमेंट ना आए, कोई फेल ना हो. मैं सोचता हूँ तो इससे तुम सबका फायदा होगा, इनडायरेक्टली मेरा भी फायदा होगा. तो मैं अपने फायदे के लिए नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ चलो अगर मैंने क्लास योद्धा बैच इस साल फ्री में लॉन्च किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग को भी ऑब्वियसली क्लास जब काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे तैयार हूँ क्लास उस नुकसान को झेलने के लिए. मुझे पता है जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा. सिंपल सी बात है. यानी कि यहाँ पे जो मेरा गोल है वो है क्लास कि आपको अच्छे से पास कराना, उससे मुझे फायदा होगा. सिंपली अगर आप कंपनी में कल काम करोगे तो आप सोचना मेरी कंपनी तरक्की पे जाएगी, अगर कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी तरक्की पे जाएगी तो मुझे भी फायदा होगा. HCL, इन्फोसिस, गूगल, इनमें अगर आप काम करते हो तो आपको फायदा पहुंचेगा क्योंकि कंपनी तरक्की पे जा चुकी है, अपने एम्प्लॉय का ध्यान तो रखेगी ही रखेगी, है ना, इस तरीके से. लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा और क्लास एम्प्लॉय भी लंबे समय में सफर करेंगे. भैया आज तुम कंपनी को चूना लगा रहे हो, लंबे समय तक नहीं चूना लगा, कंपनी बंद हो जाएगी, आपका घाटा होगा. अगला, रेम्युनरेशन टू पर्सन. देखो सिंपल सी बात है, हर एक इंसान पैसे के लिए काम करता है, घर परिवार चलाता है. हर एक इंसान जब सब्जी लेने जाता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, घर का किराया अगर देना है, कोई अगर मान लो कि अगर हर कोई इंसान फ्री में काम करे तो आप भी फ्री में काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास अगले इंसान को पैसा चाहिए. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो भैया मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस को बियर करने पड़ते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा. तो अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो कंपनी मुझे इतना पैसा नहीं दे रही कि अपने घर परिवार का, अपने बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा, बूढ़े माँ बाप के इलाज का खर्चा अगर मैं नहीं झेल पा रहा, अपने खाने पीने का, कपड़े लत्ता का, ये सब खर्चा मैं अगर मैं नहीं झेल पा रहा तो मैं उस कंपनी में काम क्यों करूँगा. और क्या मेरी मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी होगी कि मैं वहाँ अच्छे से काम कर पाऊंगा? नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और छोड़ के कंपनी को छोड़ दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेम्युनरेशन टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पेड फेयर रेम्युनरेशन. आप उसे इतनी तनख्वाह दो कि भैया उसे सेटिस्फेक्शन मिले, वो अपने आप मोटिवेट हो सके बेहतर तरीके से काम करने के लिए, अपना घर परिवार चला सके, उतना पैसा दो उसको. लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, डिमोटिवेट होगा, कंपनी में काम नहीं कर पाएगा. राइट. अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सुनो मेरी बात, टॉप लेवल मैनेजर अपना सारा काम खुद नहीं कर सकते तो वो नीचे लेवल पे सबको थोड़ा थोड़ा पावर बांटते चले जाते हैं. तो जब टॉप लेवल मैनेजर नीचे लेवल पे कई सारे लोगों को पावर बांट देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन कुछ पावर वो अपने हाथ में रखते हैं, कहते हैं भाई ये पावर मैं किसी को नहीं दूंगा, 50% तक डिस्काउंट देना है दे दो, उससे ऊपर के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, चेक पे साइन करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, बाकी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर दो. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. मैं बैंक में गया खाता खुलवाने के लिए, कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो बैंक ने बोला भाई ये सारे फॉर्म है, मतलब यार ये सारे फॉर्म तुम खुद भर दो. अब वो बोले सर चेक पे साइन करना है, तो मैं थोड़ी क्या दूंगा, लो तुम मेरा चेक साइन कर दो, नहीं, चेक पे साइन मैं खुद करूंगा. तो टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर को अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. और कुछ पावर वो नीचे लेवल पे बराबर बराबर डेलीगेट कर देते हैं, नीचे लेवल पे ट्रांसफर कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. और एक अच्छी कंपनी को ना मिक्स पॉलिसी अपनाना चाहिए. फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं होना है, सारा पावर खुद रख लोगे भैया तो तुम ओवरबर्डन फील करोगे, और फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, सारा पावर नीचे दे दोगे तो तुम क्या रह गए मालिक, फिर तो नीचे वाले ही मालिक हो गए. और मिक्स मतलब कुछ पावर अपने हाथ में रखो जो जरूरी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने हाथ में रखो. छोटे मोटे काम को नीचे लेवल पे आप दे सकते हो. Centralization refers to concentration of authority or power in few hands at the top level. Decentralization means evenly या equally. Class यहाँ पे means every नहीं evenly. Evenly class evenly या समझ लो equally. ठीक है? Evenly or equally distribution of power at every level of management. According to Fiola, company must not be completely centralized or completely decentralized. There must be a combination of both. This leads to achievement of goal and workload. Managers का जो workload है वो भी कम होता है और workers के अंदर भी एक managerial talent develop होता है ना. अगर क्लास वर्कर मैनेजर काम करता चला जाएगा तो वो फ्यूचर का मैनेजर बनने के लिए रेडी हो गया, वो फ्यूचर में एज ए मैनेजर भी काम कर सकता है मैनेजर के एब्सेंस में. जैसे कई बार कंपाउंडर ही दवाई पहले से लिख देता है, कंपाउंडर को पता होता है डॉक्टर क्या दवाई लिखने वाला है, पहले से निकाल के दे देता है, वो काम करते करते सीख गया.
कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो कंप्लीटली अगर आप सेंट्रलाइजेशन करोगे तो काम में देरी होगी, आप काम कर ही नहीं पाओगे, ओवरबर्डन फील करोगे। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो फिर वो मिसयूज करेगा पावर का, जिसको आपने पावर दिया है। 9 प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये है क्लास स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइन टू लाइन जाना चाहिए, यानी कि एक हायरार्की में जाना चाहिए। ये अपने बॉस को अपडेट करेगा, ये अपने बॉस को, ये अपने बॉस को। ऊपर से कोई चीज आती है तो ये डायरेक्टली नीचे वाले को नहीं, ये अपने नीचे वाले को, ये अपने नीचे वाले को, ये अपने नीचे वाले को। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, यानी कि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। शॉर्टकट आप मार सकते हो, अगर आपको लगता है कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है क्लास तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो, सीधा डी जी को कांटेक्ट कर सकता है क्लास। अगर लगता है क्लास कि हाँ कि कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है तो भाई वो लाइन बाय लाइन आप कांटेक्ट नहीं करके शॉर्टकट अपना सकते हो। शॉर्टकट को गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग, गैंग प्लैंक। Scalar chain means line of authority or chain of superior from highest to lowest rank. Fayol insists that the chain must be followed strictly in the organization. आपने स्कूल में देखा होगा, कोई छुट्टी का अगर नोटिस आता है तो प्रिंसिपल अपने नीचे वाले को देता है, वो अपने नीचे वाले को देता है, फिर पियोन को मिलता है, पियोन आपके टीचर्स को बताता है, फिर आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन। इनफॉर्मल मस्ट पास थ्रू एवरीवन, नो स्किपिंग इज अलाउड, बट इन केस ऑफ एनी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन फेयोल सजेस्टेड अ शॉर्टकट, उसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। सिंपल लैंग्वेज में आप नोट्स इसी तरीके से मेंटेन करोगे और एग्जामिनेशन में जहां मौका मिलेगा वहां ऐसा डायग्राम चार्ट बनाओगे। बिन स्टडीज की कॉपी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हर जगह जहां चार्ट डायग्राम प्रेजेंटेशन दे सकते हो ना वो आप दोगे। ठीक है, तो यही है कि इन्फॉर्मेशन था कोई छूटे ना, कोई ऐसी बात जो किसी से स्किप हो जाए, रह जाए, ऐसी समस्या ना आए। दिस लीड्स टू सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नो कम्युनिकेशन बैरियर और गैप, बट मैनी डिले इन एक्शन क्लास, बट मे डिले इन एक्शन क्लास। एक्शन में क्या हो सकता है? देरी भी हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, अगर इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन सबके पास जाएगी तो कहीं ना कहीं काम में देरी भी होगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, सबके पास लाइन बाय लाइन जा रहा है, टाइम तो लगेगा। वायलेशन क्या है क्लास? देयर में भी कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो कम्युनिकेशन गैप आएगा, किसी को पता ही नहीं चल पाएगा इन्फॉर्मेशन। और नो क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं रहेगी कौन किसका बॉस है। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, शिकायतें नीचे से ऊपर जा रही, तो पता है ना मेरा बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है, अब पता ही नहीं चल पाएगा अगर आपने स्केलर चेन फॉलो नहीं किया तो स्केलर चेन को इसलिए फॉलो करना जरूरी है। 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ वो नहीं है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये काम करो, चलो एक पानी लेके आओ, ये वाला ऑर्डर नहीं। यहाँ पे हर एक चीज की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। एवरीथिंग इज राइट प्लेस, हर एक चीज। इंसान अपनी जगह पे हो, ऑफिस बने हुए हो, जहाँ किसी को कांटेक्ट करना है सीधा आप उसके ऑफिस में जाकर कांटेक्ट करो। और जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी अपनी जगह पे रखे होना चाहिए। हर चीज़ सही जगह पे होगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ढूंढने में। आप बताओ, कई बार ऐसा होता है ना, आपको कोई सामान घर में खो जाता है, आप ढूंढते हो मिलता ही नहीं, लेकिन आपकी मम्मी क्या करती है? हर एक चीज़ सही जगह पे रखती है। आप यहाँ वहाँ फेंक के आते हो, उठा के वहाँ, ताकि कल को ढूंढना हो। आप घर में कुछ चीज़ खो गया, सीधा मम्मी से पूछो मम्मी वो चीज़ कहाँ है। घर में कोई चीज़ आपकी नहीं मिल रही, सॉक्स नहीं मिल रहे आपके, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा, अब आपकी मम्मी सीधे बोलेगी बिना देखे, अरे वहाँ देख वहाँ रखे होंगे। क्यों? उनको पता है कि भाई ये सही प्लेस है और ये चीज़ वहीं रखी है, अगर इधर उधर होती है तो वो उठा के वहाँ पे रख देती हैं। इससे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, टेंशन नहीं होता, समय बचता है आपका। और जिस इंसान को राइटली ढूंढने, जिस इंसान को सही समय पर ढूंढ रहे हो, वो इंसान सही समय पर आपको मिल जाता है। और जो सामान आप सही समय पर ढूंढ रहे हो, वो सामान आपको सही समय पर मिल जाता है। कुछ बच्चे कॉपी बनाते हैं तो इंडेक्स पेज नोट करते हैं, वैसे 90% बच्चे नहीं करते हैं, आपको पता है। कुछ बच्चे नोट करते हैं ताकि सीधे उस पेज नंबर पर जाके वो चीज़ ढूंढ सके जो चीज़ क्लास उनको बिफोर एग्जाम देख के जानी है। सो इन दिस प्रिंसिपल, order does not mean command, but class it refers to orderly arrangement of men and material. This is a this class, इसका मतलब क्या है? Fixed place for everything and everyone in the organization. It leads to save time, energy in search of man. आप किसी इंसान को, किसी सामान को ढूंढने में एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो चीज़ आपको जहाँ पे चाहिए वो चीज़ क्लास आपको तुरंत मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑर्डर। अब आप समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा जरूरी है। हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, हमारे रियल लाइफ में भी कितना काम आता है। और यही सब ध्यान रखना है, यही आपका मैनेजरल टैलेंट डेवलप कर रहा है फ्यूचर के लिए। अगला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सब समान, सबको बराबर बराबर तनख्वाह की बात नहीं कर रहा मैं, वो इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है क्लास? कि सबके साथ रूल रेगुलेशंस बराबर रखो। अब चाहे वो जो लीव रूल है क्लास, या फिर छुट्टी का रूल है, या कोई किसी भी चीज़ का कोई जो रूल रेगुलेशंस है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए।
टाइम सबके लिए क्या होना चाहिए, क्लास सेम होना चाहिए आने जाने का। और ऐसा नहीं कि आपके गांव का है, जेंडर बेसिस पे लड़का है लड़की है, ठीक है, मेल फीमेल के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, अपनी कस्टम्स के बेसिस पे भी मैं इसको फॉलो करता हूँ वो भी उसको फॉलो करता है तो हम लोग साथ साथ हो गए। इस तरीके से नहीं करना है। हर एक एम्प्लॉय के साथ आपने इक्वल ट्रीटमेंट करना है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने वर्कर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वर्कर के साथ आपका एक नेगेटिव रिलेशनशिप बन क्रिएट होगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा और वो कंपनी में लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, छोड़ के चला जाएगा। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट to employees. Employees will put their maximum effort only when they are treated kindness and justice. प्यार से ट्रीट करोगे तो क्यों नहीं होगा। अगर प्यार से आपसे कोई काम करवाता है तो डेफिनेटली आप काम करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल की टीचर भेदभाव करती है कि भाई नहीं ये तो मेरे से ट्यूशन पढ़ता है तो मैं इसके साथ अलग बिहेव करूंगी, ये ट्यूशन किसी और से पढ़ता है तो मैं इसके साथ अलग बिहेव करूंगी, आप ट्यूशन लगवा लो, स्कूल टीचर की नज़रों में बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है, भाई तुम्हारा लाल है, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, गलतियां भी नहीं होती, क्लास में शिकायतें भी नहीं होती, सब अच्छा चलता, बच्चा चौड़ में रहता है। स्कूल के टीचर को पैसा ना दो, ट्यूशन न लगवाओ तो फिर स्कूल वाले टीचर बैंड बजा के रखते हैं। ठीक है, यही चीज नहीं करनी चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट, इफ मैनेजर इज बायस्ड इन डीलिंग विद द एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉय विल गेट डिससेटिस्फाइड। कंपनी में भी यही है, अगर आप भेदभाव करोगे, अब कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो चुगली लगाने की आदत रखते हैं, बैक बिडिंग करते हैं। अब मालिक के लिए अच्छा हो जाता है वो, ठीक है, अब मालिक उसका प्रमोशन कर देता है, दूसरों का नहीं करता, मतलब कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया आपने, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को। विल नॉट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, भेदभाव करोगे तो भैया इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी देना नहीं है, क्लास पियोन हो, क्लर्क हो, सुपरवाइजर हो, नहीं। इक्विटी का मतलब क्या है, आप डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव रूल सेम होना चाहिए क्लास, सब इंसान के लिए, हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए, किसी भी तरीके का जेंडर बेसिस पे, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी। अगर क्लास ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर नहीं किया इसको प्रिंसिपल को फॉलो तो क्या होगा, क्लास वायलेशन क्या होगा, एम्प्लॉय के अनहेल्दी रिलेशनशिप होंगे, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अगला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब सुनो मेरी बात, जब कोई नया एम्प्लॉय आए तो हेनरी फ्यूल साहब कहते हैं भैया उसे सेटल होने का समय दो, 6 महीने तक वो गलती करेगा, एक टाइम दो, 6 महीने। अब देखो, अब जो टाइम दो ये तो कहा हेनरी फ्यूल साहब ने, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। अब हर काम में 6 महीने का समय नहीं चाहिए ना, किसी किसी काम में साल भर लगता है सेटल होने में, किसी काम में 2 दिन लगता है सेटल होने में, तो ये अपने हिसाब से देख लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। ये नहीं आंख बंद करके चाहे कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है और कोई साइकिल चला रहा है, सबको 6-6 महीना टाइम दे रहे हैं, नहीं सबका टाइम अलग अलग है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि भैया क्विकली सेटल डाउन नहीं होगा, वर्कर को समय दो, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ये नहीं कि तुरंत उसको ट्रांसफर कर दिया, तुरंत टर्मिनेशन कर दिया, काम 2 दिन अच्छा नहीं लगा निकाल दिया, इस तरीके से करोगे तो वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें ही नुकसान होगा। एक कंपनी में वर्कर जितना पुराना समय से टिका हुआ हो ना, उतना कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा है एक्सपीरियंस वर्कर। अगर आप तुरंत वर्कर आया, आपने ट्रेनिंग वगैरह दी, कंपनी के लाखों रुपए खर्च किए वर्कर के ऊपर, फिर उसे निकाल दिया तो भैया आप ही का नुकसान हुआ ना, वो तो सीख साख के कहीं और चला के काम करेगा, नुकसान आपका हुआ है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन मतलब क्या है, जॉब सिक्योरिटी देना है वर्कर को। According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employee, because with the feeling of insecurity of job, अगर वो insecurity feel करेगा ना, कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो छोड़ के चला जाएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय का छोड़कर चला जाना, और ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कम मजबूत, जब तक बिल्कुल ही मजबूरी ना आ जाए तब तक उसको मत निकालो, उसको सेटल डाउन का मौका दो, सीख जाएगा धीरे धीरे। कंपनी स्पेंड टू मच ऑन न्यू एम्प्लॉय by providing them training. If they leave the job after training, it would be a loss for the company. Organization should give proper time to settle the employee. जहाँ पे ये लाइन लिखी आ जाए ना, समझ जाना है कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो आपका रिसोर्सेज वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा नई जॉब सीखने में, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्लास डिससेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉय के बीच, और नए एम्प्लॉय को ढूंढने में तुम्हें ही दिक्कत होगी। निकालते चले जाओगे पुराने एम्प्लॉय को तो नए एम्प्लॉय को ढूंढने में तुमको ही कल को दिक्कत आनी है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव पता क्या कहता है, कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो एक बार वर्कर से पूछ लो कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या आप सब लोग मिलके हमारे साथ हेल्प करोगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या दिन भर में इतना टारगेट आप बना लोगे, अच्छा आप लोग बताओ क्लास इस काम को कैसे करें। तो जब हम वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ना, वर्कर को एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि यार हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, यार हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है।
जब जब कंपनी में ये सोचने लगेगा ना वर्कर, तो वो अच्छे से काम करेगा, उसे खुद का ही समझेगा कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको, अगर एक मेरी कंपनी होती क्या मैं ये काम नहीं करता, अगर ये मेरी कंपनी होती तो क्या मैं इस तरीके से काम करता। जब ये सोचेगा ना तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा तो सबको फायदा होगा। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। Fuel suggested that employee of the organization must be given opportunity to take some initiative in making and executing plan. Initiative का मतलब क्या, उनके सजेशन को वेलकम करना। ये प्रिंसिपल कहता है वर्कर अगर कोई सजेशन दे रहा है तो सजेशन को वेलकम करो, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा तू सिखाएगा हमें, चल तू मत सिखा हमें, इस तरीके से नहीं। आप उसके सजेशन को वेलकम करो। क्या पता एम्प्लॉय कुछ ऐसा सजेशन दे दे जो कंपनी को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा दे, तो आपके सजेशन को वेलकम करना है, एटलीस्ट सुनना है। This will motivate employee. So manager must welcome their suggestion and idea of the employee before framing the plan. This would create feeling of belongingness and organization goal can be achieved on time. Consequence of violation, अगर आपने इस principle को follow नहीं किया तो उसका वायलेशन अगर आपने किया तो परिणाम क्या होगा, डिमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा और एम्प्लॉय विल नॉट वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। 14th और लास्ट प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप सिंपल सी बात कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अगर 10 इंसान को, हर एक इंसान को 10-10 जूते बनाने का काम दिया जाए तो हर इंसान दिन में 100 जूते बनाएगा। बेहतर है कि हर एक 10 इंसान 100 जूते बनाएंगे, ठीक है। एक इंसान अगर 10 बनाता है तो आप एक काम करो, 10 लोगों का एक टीम रख दो, टीम ए, और उसको टारगेट दो 100 जूते बनाने का। अगर एक बंदा छुट्टी पे भी है ना तब भी टीम जो है वो 100 का आउटपुट जो है पूरा करके देगी। क्लास मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो टीम एफर्ट है वो हमेशा ज़्यादा होता है इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा क्या होता है, टीम एफर्ट। तो आपने टीम वर्क को प्रमोट करना है। स्कूल में इसीलिए आपने देखा होगा हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के ड्रेस पहना के किसी पर्टिकुलर डे पे एक हाउस क्रिएट किया जाता है कि आपका ये हाउस है, ये हाउस है। 4 हाउस जनरली बनाए जाते हैं जिससे क्लास कंपटीशन किया जाता है। तो एक ग्रुप का अलग, तुम्हें अच्छा लगता है कि यार मेरे हाउस का बंदा है, भले ही तुम नहीं जानते उसे, लेकिन अगर तुम्हारे हाउस का है ना तो एक फीलिंग आती है हाँ यार ये भाई मेरी टीम का बंदा है। वही तो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। यहाँ पे आई को वी से रिप्लेस किया गया। एक इंसान की बात नहीं करो, हम सब मिलके काम करेंगे। तो जो टारगेट दिया जाता है ना वो किसी एक इंसान को मत दो, पूरे ग्रुप को दो। तो ग्रुप में अगर कोई इंसान कमजोर भी है ना तो बाकी मेंबर हेल्प करेंगे उसको और क्लास उससे हेल्प करें ताकि हम सबका जो गोल है ग्रुप का वो अचीव हो सके, राइट। दिस विल गिव राइज इन म्यूचुअल ट्रस्ट। मैनेजर शुड बी इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट थ्रू ग्रुप एफर्ट मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल एफर्ट। ध्यान रखना ग्रुप एफर्ट हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एफर्ट। ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव इजीली थ्रू, बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो क्लास, यानी कि ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो बेसिकली ये बात क्या करता है ग्रुप की। तो अगर आपने वायलेशन किया तो ग्रुप का गोल अचीव नहीं होगा और इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो एक ग्रुप में रहते हैं तो काम बहुत अच्छे से होता है, इंडिविजुअल में क्लास काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो एस्पिरिट डी कॉप कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि आई को रिप्लेस करो वी से, आई की बात मत करो वी की बात करो, इससे क्लास गोल अचीव होगा, राइट। तो ये है क्लास 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेवल साहब ने दिए थे और ये क्लास प्रिंसिपल्स एंड हो गए, राइट। तो इसके साथ ये पार्ट खत्म हुआ आज का। आई होप क्लास आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई लेकिन 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ आ गए। एक बार अपनी बुक से रीडिंग जरूर लगाना क्लास। इसके नोट्स मैं एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आप देखना जरूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कॉमेंट सेशन में पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने क्लासमेट सारे दोस्तों को शेयर करना। यार योद्धा बैच आप लोगों के लॉन्च किया गया है क्लास और मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बढ़ा रहा हूँ। डेली बेसिस पे 2-2 वीडियोज़ आ रही हैं, शाम को 5 बजे भी और शाम को 6 बजे भी। उम्मीद है क्लास आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता रहेगा इस बैच को टिल एंड तक ले जाने के लिए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ तो बस आपका प्यार सपोर्ट ही है जो क्लास मुझे अंदर से बेहतर फील कराता है, मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।